नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का ऊर्जा का प्रदेश भी कहा जाता है और यहां बड़ी तादाद में जल विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। लेकिन ऊर्जा के प्रदेश में जब भ्रष्टाचार जैसी चीजें सामने आती हैं तो ऊर्जा के प्रदेश पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठने लगता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को ऊर्जा का प्रदेश कहा जाता है और यहां पर बिजली जो है वो निर्यात की जाती है। और साथ ही अगर बात की जाए तो परियोजनाएं जो कार्य कर रही हैं उसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो जब सामने आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सरकार पर जरूर खड़े हो जाते हैं। पहाड़ का सीना छलनी करके यहां कई पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में बनाए जाते हैं, जिसके लिए उत्तराखंड की आवाम अपने घर बार खेत खलियान तक छोड़ने को मजबूर हो जाती है। क्योंकि देश के कई राज्यों को रोशन करने का काम और बिजली मुहैया कराने का काम उत्तराखंड के कंधों पर आ जाता है। लेकिन आजकल उत्तराखंड वासियों को ये पूरी तरह से बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और तो और विभागीय आला अफसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग जाते हैं। कभी जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सीएमडी तक कुछ जेल हुई थी, तो कभी सरकारों ने एमडी के पद पर तैनात व्यक्तियों को बर्खास्त किया है। लेकिन उसके बावजूद भी घोटालों का दाग ऊर्जा ऊर्जा महकमे में निकल नहीं पाया है। वहीं बिजली की दोहरी मार उपभोक्ताओं पर पड़ रही है और एक बार फिर से ऊर्जा विभाग नियामक आयोग को बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है। यानी कि महंगाई का डोज आम जनता को देने से फिर से तैयारी की जा रही है। और इस दौर में निजात मिलने की बजाय महंगाई का तोहफा बिजली विभाग की ओर से देने की तैयारी हो रही है। पिटकुल और यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव पर कई प्रकार के गंभीर आरोप वर्तमान में लग रहे हैं, जिसमें स्वराज दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पिटकुल के एमडी अनिल कुमार यादव को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। जिसमें कई प्रकार के गंभीर आरोप समय समय पर प्रबंधक निदेशक के ऊपर लगते रहे हैं, जिसमें नियमों की ताक पर रखते हुए आईएमपी कंपनी के जरिए ट्रांसफर खरीदने का मामला हो या फिर ऊर्जा टेंडर के आधार पर अपने ही चहेतों को टेंडर दिलाने की बात हो या फिर विभागीय जांच में कमेटियों के गठन के नियमों की अनदेखी करनी हो या तबादला करने के दरमियान पोस्टिंग में बंदरबाट करनी हो, इस प्रकार के गंभीर आरोप उन पर लगते रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के पद पर अनिल कुमार यादव को तैनात करने का फैसला सही था, और अगर सही तो लोगों के घरों को रोशन करने में क्यों अनिल यादव फिर सड्डी साबित हो गए, जिससे सरकार की छवि कई बार धूमिल हुई है। अब आपको बता दें कि अनिल कुमार यादव जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, वह पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पिटकुल में एमडी के चार्ज पर भी मौजूद हैं। यानी कई प्रकार की जिम्मेदारियां वो निर्वहन करने वाले अनिल कुमार यादव किसी भी काम को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, जिसका कारण है कि राज्य में बिजली की किल्लत लगातार बनी हुई है और ऊर्जा महकमा जो है वो कुंभकर्णी नींद सोने में मशगूल है। अनिल कुमार यादव प्रबंध निदेशक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक ऐसा नाम है जिसका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। यानी अनिल कुमार यादव मुख्य अभियंता से लेकर प्रबंध निदेशक बनने का जो सफर रहा वह विवादों से घिरा रहा है। जिस अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद दिया गया हो, उस जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद अधिकारी ने जनहित में कार्य करने की बजाय अपने हित को साधने का ही प्रयास किया है, जिसके सबूत कई प्रकार की जांच में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में शासन स्तर से कराई जा रही है और उनमें विचाराधीन है।
लगाए ही गलत गए थे तो सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे तो निर्दोष ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया, आईआईटी के द्वारा भी, सीपीआरआई के द्वारा भी, कोर्ट के द्वारा भी, टेक्निकली भी, एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नाउ। तो आरोप की जहाँ तक बात है प्रश्न खत्म हो जाता है। रीजन ऑफ ट्रांसफार्मर डैमेज आज सिंपल टेक्निकल, और वो गारंटी में डैमेज हुआ तो उसे बदल दिया जाना चाहिए था। अब बदलने में डिपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं था और उसको नया ले लेना चाहिए था। कोई भी चीज़ जब परचेज करते हैं तो टेक्निकल कमी आ सकती है, उसको रिप्लेस कर दीजिए जिससे लिया है आपने। इट इज़ एज सिंपल एज नथिंग, इट इज़ ओपन एंड शट केस, दैट्स ऑल। बिजली संकट इस समय पूरे देश में है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस समय उत्तरांचल इज़ बेस्ट स्टेट सप्लाई पोजीशन में। हमारी एवरेज सप्लाई पोजीशन इस समय 20 से 22 घंटे के बीच में ऑन एन एवरेज है, जबकि और प्रदेशों में 12 से 13 घंटे तक की कटौती हो रही है। तो प्रदेश अन्य प्रदेशों में और अपने प्रदेश में बिजली की संकट इसलिए आया है कि कोल शॉर्टेज और गैस शॉर्टेज की वजह से। गैस क्यों शॉर्टेज हुई? रूस और यूक्रेन का वार हुआ। रूस यूक्रेन के वार में गैस प्रभावित हुई है और पूरी कंट्री के सारे गैस प्लांट्स बंद हैं। ठीक है सर। सर हमें थोड़ा सा वो आरोप और घोटालों का अंतर भी जानना है, क्योंकि हम एक फेयर जर्नलिज्म करने के आदी हैं सर। और हमें सर थोड़ा सा ये बताइए कि जो 29 ट्रांसफार्मर थे, आपने जिस तरह से हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि 6 ट्रांसफार्मर आप किस समय की बात है जिसमें एक जो है टेक्निकल दिक्कत की वजह से कुछ खामी आई उसमें और वो हो गया। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि ट्रांसफार्मर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें जर्क्स आते हैं। एक जर्क लिमिटेड जर्क से ज़्यादा जब जर्क आ जाता है तो इसके कोर एंड कॉइल के बीच में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कम या ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसफार्मर आने के बाद उसको मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट किया जाता है, और मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट के दौरान अगर कोई चीज़ कमी पाई जाती है तो उसको ठीक कर लिया जाता है। दैट वाज अ टेक्निकल फॉल्ट, नॉट ए घोटाला। टेक्निकल फॉल्ट को टेक्निकल तरीके से ठीक करके उसे चलाया जाना चाहिए। इस बात इतनी सी गलती थी उसमें, और 220 kV की लाइन उसमें डाली गई, यानी 2,20,000 वोल्ट की जब सप्लाई दी गई और कोर और कॉइल के बीच में गैप कम था तो इसकी वजह से स्पार्क को जला। दिस वाज प्योरली टेक्निकल कारण, और इसमें कोई क्वालिटी से कोई लेना देना। अनिल कुमार यादव को सुधार दिया गया जबकि उन पर पहले भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। अभी तो कोई प्रभार किसी को नहीं दिया। अगर ऐसी कोई बात होगी तो चेक करवा। टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजनीतिक शुचिता की बात करती है और पारदर्शिता की बात करती है, इतने बड़े बड़े घोटाले उनकी नाक के नीचे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भरोसा भी इन भ्रष्टाचारी मंत्रियों और अफसरों पर कर रहे हैं। अनिल कुमार यादव जो कि एमडी यूपीसीएल और पिटकुल हैं, उनके पास आज 4 महत्वपूर्ण पद हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई और मजबूत या दमदार या लॉयल वफादार कंधे नजर पुष्कर सिंह धामी को नहीं आ रहे हैं। वो अनिल कुमार यादव जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और मामले विचाराधीन है। ट्रांसफार्मर खरीद घोटाले में इनका नाम बड़े स्तर पर आ रहा है। जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया को इन्होंने अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है, अपने ही बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए मेंटेनेंस और रखरखाव का जिम्मा देने के लिए किस तरह से इन्होंने बैंक खातों का इस्तेमाल किया है, ये सब खुलासे हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको पेनलाइज या रेप्रिमांड करने के बजाय लगातार लॉलीपॉप पोस्टिंग्स दी जा रही हैं, उनके ऊपर पद दिए जा रहे हैं। 4 कंपनियों के निदेशक के पद पर वो हैं। तो गोया ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में हुनर की कमी हो गई है या फिर काबिल अधिकारियों की कमी हो गई है कि पुष्कर सिंह धामी को अनिल कुमार यादव जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं सिर्फ वही नजर आते हैं। कि जांच के बावजूद अभी तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई है। कैग ने भी इसको घोटाला माना था। एक जब जांच कमेटी बनी थी उसमें भी एक घोटाला पाया गया था। इसके बावजूद जो इसमें जो सम्मिलित अधिकारी थे उनको प्रमोशन दे दिए गए, आज वो अच्छे पदों पर बैठे हैं। भाजपा सरकार का ट्रांसफर घोटालेबाजों को सीधे सीधे से संरक्षण है, और हम लोग मांग करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कि तत्काल इस पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल इन सारे अधिकारियों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगा। तो अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो काफी बड़े हैं, और आरोपों को संभालने में पुष्कर सिंह धामी सरकार कह रही कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ पाया नहीं जा रहा है, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई त्वरित की जाएगी। तो आखिर क्या आरोप है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं।
तो आरोप है कि बिना प्रबंधन के उत्तराखंड सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर बिजली कटौती के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ा। ये एक बड़ा आरोप है। साथ ही समय रहते हुए पावर ग्रिड या दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने पर आपसी साझेदारी को लेकर कोई उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन नहीं किया गया। ये एक बड़ा आरोप है। प्रबंध निदेशक अनिल यादव के पास दोहरा चार्ज होने के अलावा कई निदेशक के अतिरिक्त चार्ज भी शामिल हैं, जिस वजह से विभागीय प्लानिंग सही तरीके से करने में नाकाम साबित हो रहे हैं अनिल कुमार यादव। साथ ही प्रबंध निदेशक पिचकुल यूपीसीएल अनिल कुमार यादव का विवादों से पुराना नाता है। ये बड़ा आरोप उनके ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात किया जाए तो अनिल यादव के सीएनडीपी रहते हुए प्रदेश के ऊर्जा महकमे में सबसे बड़ा आईएमपी ट्रांसफर घोटाला हुआ है। अपने चहेती फर्मों को टेंडर देने के लिए भी विवादों के लिए जाने जाते हैं अनिल कुमार यादव। साथ ही टेंडर प्रक्रिया में नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ ही L2 में सही कंपनी का किया गया सिलेक्शन, जबकि नियम के मुताबिक L1 में सबसे कम दर वाली कंपनी को मिलना चाहिए टेंडर। विभागीय भर्ती परीक्षा में कमेटी के चयन पर भी खड़े हुए सवाल मानकों की ताक पर रखकर किया गया कमेटी का चयन और प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव ने नियमों को बताया धत्ता। साथ ही विभागीय अधिकारियों के ट्रांसफर में भी हुआ गड़बड़ झाला। ट्रांसफर करने के महज 6 महीने के भीतर ही पुराने स्थानों पर कई अधिकारियों की नियुक्तियां को बहाल किया गया। ये बड़ा आरोप है। साथ ही 1000 करोड़ के घाटे में पहुंच गया निगम और लेकिन आरोपी प्रबंध निदेशक के खिलाफ जांच दर्ज की गई होती, लेकिन प्रमोशन दर प्रमोशन मिलते रहे। तो अगर बात की जाए तो तमाम आरोप लग गए इसी बीच, लेकिन अगर बात की जाए तो प्रमोशन दर प्रमोशन मिलते रहे, लेकिन कोई भी जांच नहीं की गई। और इसी के चलते आज एनबी न्यूज़ को यह मुद्दा प्रमुखता से उठाना पड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार को की जो मंशाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं उनके ही कर्मचारी, अधिकारी या मंत्री की बात कर ले, कहीं ना कहीं उनके ही जो मंशा है उस पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर आज एनबी न्यूज़ ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया और एनबी न्यूज़ ये समझना चाहेगा कि आखिर आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और किसका श्रेय उन्हें प्राप्त है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से पहले परिचय कराते हैं। भास्कर चुग हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सर आपका स्वागत है। सचिन गुप्ता बीजेपी का पक्ष रखेंगे और साथ ही हमारे साथ एक राजेंद्र पंत शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं, जो आज की इस चर्चा में काफी अहम विषय रखेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ शिकायतें हैं और क्या कुछ शिकायतों के चलिए वो सरकार को चेताना चाहते हैं। सर आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र पंत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। भास्कर चुग जी, सर आरोप बड़ा है ये, क्योंकि उत्तराखंड को ऊर्जा का प्रदेश कहा जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ उत्तराखंड जो है वहां कई झोपड़ियां जो हैं वो सूनी रह जाती हैं, उनमें रोशनी नहीं पहुंचती है, उजाले नहीं होते हैं और काली कमाई का जो पैसा है वो बंगलों में लग जाता है। भास्कर चुग जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं प्रदेश प्रवक्ता पार्टी का नहीं हूं। आपने शायद चलिए माफी के साथ मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं इसको क्लियर कर दूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल गांधी रह चुका हूं और कांग्रेस में पदों पर रह चुका हूं। भास्कर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम तक पहुंच नहीं रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी बोलिए। कह रहा हूं कि मैं वर्तमान में कांग्रेस में किसी पद पर नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हूं। चलिए इनको कांग्रेस नेता कर दिया जाए। जी सबसे पहले तो मैं एएनबी न्यूज को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को छूने तक से आज बड़े बड़े मीडिया हाउसेस परहेज करते हैं,
उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को आपने इतनी बड़ी ताकत से उठाने का काम किया। एएनबी न्यूज इसके लिए बधाई का पात्र है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को चाहता हूं कि इसके बाद बधाई दे दूं, लेकिन वो बधाई मैं तब दे पाऊंगा कि आज की इस डिबेट में जो क्षण की चीजें सामने आएंगी, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार एक ठोस डिसीजन लेने का काम करेगी, एक कड़ा निर्णय लेने का काम अगर कर दे, तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को हृदय गहराइयों से चलिए उस भास्कर जी, कंडीशन में भास्कर बधाई जी, दूंगा। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, आपका पूरा जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे चर्चा पर वापस आते हैं। भास्कर शुक्ल जी अपनी बात को पूरा करिए, फिर चलेंगे। हमारे साथ शिकायतकर्ता राजन जी जुड़े हुए हैं। मैं पहले भी ये कह रहा था कि यदि इस भ्रष्टाचार के आरोपों पर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार आज की डिबेट के बाद यदि कोई संज्ञान ले, यदि कोई कड़ी कार्रवाई कर दे, तो हम पूरी कांग्रेस जो है उनको हृदय की गहराइयों से बधाई देने का काम करेगी। और साथ ही मैं पंत जी की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इस मुद्दे को इतने पुरजोर तरीके से उठाया है। सवाल ये है जनाब कि उत्तराखंड के अंदर क्या काबिल अधिकारियों की ऐसी कोई कमी हो गई है कि जिस व्यक्ति पर इतने बड़े बड़े आरोप हों, तो उस व्यक्ति को आप जो है इतने महत्वपूर्ण निगम का आप डायरेक्टर बना के रखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बना के रखते हैं। और इसके अलावा भी आप जो है चार और डिपार्टमेंट आप उनको बना के रखते हैं निदेशक। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। जीरो टॉलरेंस की बात जो होती है वो बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होती। पहले त्रिवेंद्र जी करते रहे जीरो टॉलरेंस, और अब धामी जी कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस। वो जीरो टॉलरेंस तो व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए ना। चलिए भास्कर जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राजेंद्र पंत जी शिकायतकर्ता जुड़े। राजन जी, सर एनबी न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है कि आपने इतने बड़े मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आप सामने आए और शिकायत करने के लिए सामने आए। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी मौजूद हैं। सर मैं सबसे पहले अपने दिल से, हृदय से एएनबी न्यूज का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होने के बावजूद बड़ा दुखद होता है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है हमारे आंदोलनों में, कुछ ऐसे लोग आए जो अंदर से मसाला खा करके, मलाई खा करके, हमसे ये अनगलत बातें करके हमें उलझाने की कोशिश कर रहे थे। अब आज उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, पिछली बार मैं के न्यूज में जब आया था मैंने सारी चीजें, सारे तथ्य बताए थे और प्रबंध निदेशक साहब के एक चीज हमारे पास कम से कम कुछ भी नहीं तो 1000 करोड़ का घोटाला है। लेकिन हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आप एक बार कार्रवाई तो करें। एक जांच जो हमने भेजी है आप उस पर कार्रवाई तो करिए। आज जनता जनार्दन परेशान है। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पे चल रही है, उसके ऊपर महंगाई बढ़ रही है। ये महंगाई बढ़ क्यों रही है? इन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में। आखिर ये पैसा है कहाँ? 1000 करोड़ रुपए का जो हमने घोटाला निकाला है, अगर सरकार उस पर कार्रवाई करती है तो आज सर 1000 करोड़ रुपए की रिकवरी आनी चाहिए ना, जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार कर रही है। उसके बड़ी बात, आज मैं साक्षी के साथ फिर आया हूं सर। हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक चीजें बताई थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। आज देखिए क्या ऐसा संभव है कि किसी सरकारी अधिकारी, वो भी प्रबंध महानिदेशक, अपने पर्सनल खाते में एक ठेकेदार के खाते से पैसे लेते हो, जिसकी हमारे पास डिटेल है। नहीं सर, आपके सारे साक्ष्य जो हैं वो एनबी न्यूज तक भी पहुंचे हैं। उसकी डिटेल होने के बावजूद राजेंद्र जी, आपके सारे साक्ष्य जो हैं वो एनबी न्यूज तक भी पहुंचे हैं, तभी एनबी न्यूज ने आज ये मुद्दा रखा है और हम तथ्यों पर ही बात करते हैं सर जी। उसके बाद आप ये देखिए, आप टेंडर के लिए ड्राफ्ट बना रहे हैं। आप एक ही कंपनी से, एक ही बैंक से, एक ही ब्रांच से आपने अपने आप ड्राफ्ट बना दिए। क्या इस प्रदेश में कोई ऐसा ठेकेदार नहीं रह गया? या इस प्रदेश में कोई ऐसा काबिल अफसर नहीं रह गया? या इस प्रदेश की सरकार अब आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरह सरकार चलाना चाहती है कि आप जो मर्जी करो, इस प्रदेश को लूट दो, खसूट दो, बर्बाद कर दो, और उसके बाद हम तो आंख बंद करके सरकार चलाएंगे। जब तक ऊपर से आदेश होगा उतने साल बैठेंगे, उसके बाद चल देंगे।
या तो ऐसा हो गया, या इस प्रदेश की जनता के लिए अच्छा इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, हमने जब 9 मई को धरना प्रदर्शन किया, हमारे को पैसे के दमखम में माननीय न्यायालय से नोटिस भेजे गए कि आज के बाद आप इस क्षेत्र में 200 मीटर के दायरे पे धरना नहीं कर सकते। आखिर लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, अब लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, मतलब लोकतंत्र में आदमी अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहूंगा, आज मैं पक्ष से भी कहता हूं, जो पक्षधर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, और मैंने स्वयं से एक विधायक के आवास पर जाकर के सारे पेपर पहुंचा रखे हैं कि साहब आप सब लोग इन पे कार्रवाई करिए। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बड़े हम सौभाग्यशाली हैं, जो देश विदेश तक हमारा आज हिंदुस्तान का नाम चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की वजह से चल रहा है, उन्हीं की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन क्या ये इस प्रदेश का इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों पे गौर नहीं कर पा रहे हैं, या उन तक बात नहीं पहुंच रही है, या ये प्रतिनिधि उनको बताते नहीं है? कितना बड़ा दुर्भाग्य है सर। उसके बाद देखिए, हमारे को डराया धमकाया जाता है। हमारी मातृशक्ति ने फिर माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपना भाई बना करके, भाई बोल करके उनको राखी भेंट कर रखी है कि भाई साहब आप हमारी रक्षा कीजिए, इस प्रदेश की रक्षा कीजिए। इस प्रदेश को बनाने के लिए महिलाओं ने आप ये समझिए कि इस प्रदेश को अगर बना है तो मातृशक्ति के द्वारा बनाया गया प्रदेश है। आज इस देश में इस प्रदेश में मातृशक्ति की छाया है, लेकिन आप दुर्भाग्य हो गया कि ये लुटेरे बैठ गए हैं। चलिए और सरकार राजन जी एक कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। सचिन गुप्ता जी का हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे और आपके तमाम जो आरोप हैं उन पर जवाब भी देंगे। सचिन गुप्ता जी जवाब दीजिए, फिर प्रियव्रत दीक्षित का कमेंट। देखिए प्रियव्रत जी, जिस प्रकार अभी राजेंद्र पंत जी ने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अपनी बात करने का अधिकार नहीं है, तो लोकतंत्र है, इसीलिए आपने जो है एक आरोप एक प्रदेश के ऊर्जा अधिकारी के ऊपर जो है आपने इतना बड़ा आरोप आप लगा पाए, इसलिए लोकतंत्र की ताकत है। और आपने जो आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से आपने आरोप लगाए हैं, आप तथ्य निकाल के लाए हैं, आपने सरकार के संज्ञान में आप किसी बात लाने का प्रयास आपने किया है, और निश्चित रूप से अगर जो है मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर जो है इससे कहीं भी कोई सच्चाई पाई जाएगी, तो चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, जीरो टॉलरेंस से सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखना ये है कि जो आपके आरोप हैं उसमें कितनी सत्यता है, और कितनी जो है आपने जो आरोप लगाया है उसके अंदर जो है कितनी सच्चाई है, इसको जो है एक बार जो है इसकी जांच सरकार को अपने स्तर पे आधिकारिक रूप से जो है विभागीय रूप से इसकी करानी पड़ती है। और निश्चित रूप से जो है अगर इसमें कोई भी कमी पाई जाएगी तो कोई भी, चाहे कितनी पहुंच वाला हो, चाहे कोई कितना ही गहरी पैठ रखने वाला अधिकारी हो, वो बचेगा। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है। अगर देखा जाए तो ऊर्जा का प्रदेश कहा जाता है। 42 मेगावाट अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। 42 मेगावाट का अगर बात करें तो बिजली का उत्पादन होता है। उत्तराखंड ने पूरे देश को जितना कुछ दिया है, अगर बात की जाए तो पूरा देश बदले में उत्तराखंड को कुछ नहीं दे सकता, उस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो। ये वही पहाड़ है जिसमें हमारे बुजुर्ग, अगर बात की जाए तो बुजुर्ग यहां पर तेज से चिल्लाने को मना करते थे। उत्तराखंड को जितना मैंने समझा है, परखा है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि बुजुर्ग कहते थे कि तेज से मत चिल्लाइए वरना पहाड़ियां खिसक जाएंगी, स्लाइड्स हो जाएंगी, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगी। आज उन्हीं पहाड़ों में आज मशीनें चल रही हैं, ड्रिल किए जा रहे हैं, पहाड़ सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिसके चलते लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। आज हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। चमोली हो गया, जोशीमठ हो गया, ये तमाम अभी हाल ही की घटनाएं हैं। और उसी ऊर्जा प्रदेश में भ्रष्टाचार के जब मामले सामने आते हैं ना, तो मन को जरूर चोट पहुंचती है सचिन गुप्ता जी। और फिर सवाल उठता है सरकार पर कि सरकार आखिर कर क्या रही है। सचिन गुप्ता जी, जो आपने विषय रखे हैं कि पहाड़ को चीरना पड़ता है, पहाड़ में ड्रिल चल रही है, पहाड़ में, तो जब वो पहाड़ में अगर सचिन गुप्ता जी थोड़ा सा समय एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक पर जब आपसे लौटूंगा, ब्रेक के बाद तो आपसे इन तमाम सवालों पर आपसे जवाब लूंगा। तब तक सोच के भी रखिएगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस जाएंगे और सीधे राजेंद्र पंत हमारे साथ शिकायतकर्ता के तौर पर मौजूद है। राजेंद्र पंत जी, सबसे पहले आप तमाम अपनी जो शिकायतें हैं उनको रखिए और उसके बाद सचिन गुप्ता जी से उन पर जवाब लेंगे। तमाम जो आरोप हैं, जो प्रबंध महानिदेशक पर जो तमाम आरोप है, वो हम आपसे पहले जानना चाहेंगे। मेरे बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं गुप्ता जी से बोलता हूँ। इसके बाद जब मैं पिछली बार जब मैं मीडिया में आया था तो मैंने उनको बताया था, और उस टाइम के जो प्रवक्ता आए थे भाजपा के, उनने बोला था अगर पंत जी के आरोप सही हैं और अगर ये तथ्य के साथ आए हैं तो हम निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री से बोल के इन पे कार्रवाई करेंगे, और होनी भी चाहिए। हम कहते हैं हम सरकार से बाहर नहीं है, हम इस देश प्रदेश के सरकारों से बाहर नहीं। सर, अभी जैसे गुप्ता जी ने बोला कि अब इसकी जांच होगी, तो हमने आरोप लगाए हैं, हमने बैंक के खाते की डिटेल दे दी है। अच्छा, हमने बैंक के खाते की डिटेल दे दी है जी। हमने जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। जो जिस बैंक से अभी भी कर रही सर आवाज। जी, आवाज पहुंच रही है, सीधी आवाज पहुंच रही है, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, राजन जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, आप अपनी सीधी बात रखिए। गुप्ता जी से कि जब हम साक्ष्य के साथ आ रहे हैं, हम तथ्यों के साथ आ रहे हैं, हम आपके साथ आवास में आपके कार्यालय तक भी नहीं कागजों को पहुंचा सकता हूं। जब हम तथ्य के साथ, क्या कैग की रिपोर्ट रद्द हो सकती है? हमने कैग की रिपोर्ट दी है कि अब कैग जैसी एजेंसी ने जांच करके एमडी अनिल कुमार जी को गलत दोषी पाया गया है, तो क्या उनपे 50 करोड़ की कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आज हम उनके बैंक के खाते की डिटेल लेके आए हैं कि बैंक के खाते से क्या करना चाहिए था सरकार ने। यहाँ तो छोटा सा प्रदेश है, छोटी सी बात भी सरकार तक पहुंची है, तुरंत उनके खाते फ्रीज करके उन खातों की जांच करनी नहीं हो पाई। उसके बाद हमने कहा कि एक ही बैंक से, सेम बैंक से ड्राफ्ट बन रहे हैं, सेम बैंक सेम ब्रांच से ड्राफ्ट बन रहे हैं, 3 ड्राफ्ट बन रहे हैं ठेकेदारों के लिए। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? जांच होनी चाहिए थी, आज तक जांच नहीं हुई। जब हम कहते हैं कि इतने आरोप लगने के बाद, देखिए उत्तराखंड की बेटी का जघन्य अपराध माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, विशाखा कोर्ट के अपने प्रबंध निदेशक को इतना ऐसे आरोप लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता। अच्छू है, वो बोल भी नहीं सकती है, मार तो सकती है, इस प्रदेश की बहन है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने मेरे को पिछली बार भी बोला तो मुझे आतंक किया था, और मैं दिल से उनका दूंगा। प्रदेश का एक IAS अफसर जेल में जाएगा ना, तो इस प्रदेश के आगे अफसर थे वो अपने आप ही सुधर जाएंगे। मैं दीक्षित जी यही इनसे आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ, और ये मेरी निवेदन है, प्रार्थना है मेरी। चलिए सचिन गुप्ता जी, मेरा मानना है कि अनिल यादव जो हैं उनका और विवादों का पुराना नाता है, कोई नया नाता नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अनिल यादव के लिए विवादों को और भ्रष्टाचार और तमाम जो चीजें हैं उनके और अनिल यादव के पुराने मैं मानता हूं कि नाते हैं। लेकिन आखिर सीएम धामी का बुलडोजर जो चल रहा है वो आखिर कहां खड़ा है? अनिल यादव पर आखिर क्यों नहीं बुलडोजर की कार्रवाई की जाती जब तमाम चीजें सामने आती हैं? कोई नई बात तो है नहीं उनके लिए। भ्रष्टाचार पहले भी चीजें सामने आई और अब भी सामने आई, नई बात नहीं है ना सचिन गुप्ता जी। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों कुंभकर्ण नींद सो रही है बीजेपी सरकार? या इसी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना बीजेपी की नीयत है? दीक्षित जी, कोई सरकार कुंभकर्ण की नींद में नहीं सो रही है। और भ्रष्टाचार के आरोप को अगर आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी, तो आप एंकर के रूप में दीक्षित जी बैठे, आप मुझे बताइए कौन सा भ्रष्टाचार सरकार के सामने आया, एंकर के सामने, आपके सामने आया है? राजेंद्र पंत जी जरा बताइए इन्हें कौन सा भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप उतनी देर से? अब आप मेरी बात सुनिए ना जी, आपने सवाल किया तो आप मेरी बात सुनिए। किसी भी अधिकारी का पिछले आधे घंटे से आपको यही भ्रष्टाचार समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ रिपोर्ट सामने आए, क्या कुछ तथ्य सामने आए। लेकिन आप नहीं, आपकी मजबूरी भी है ना कि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नहीं, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। मैं बिल्कुल बात तथ्य पे करूंगा, बिना तथ्य की बात कोई नहीं करूंगा। मैं जब राजेंद्र पंत जी ने कोई आरोप लगाया, निश्चित रूप से उसकी जो सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से जो भी जांच हुई थी,
और रही बात बार विवाद की, जो है अनिल यादव जी का जो है पुराना नाता रहा है विवादों से, तो जो भी विवाद उनके साथ रहे होंगे उसका निस्तारण होते हुए जो है वो आज प्रमोशन होते होते एमडी आए हैं। किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को प्रशिक्षण देने का काम ना भारतीय जनता पार्टी कभी करती है और ना कभी भविष्य में करेगी। किसी भी अधिकारी का जो उसका रिकॉर्ड होता है, जो भी उसका प्रमोशन होता है या कोई भी उसको बड़ा दायित्व दिया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि पिछली बार सन नवंबर से पहले जो है 2021 नवंबर से पहले जो हमारा जो घाटा था, जो सरकार की तरफ से जो घाटा था, लगभग 139 करोड़ रुपए का जो है ऊर्जा विभाग घाटे में चल रहा था। आपकी जानकारी में डालना चाह रहा हूँ आंकड़ों के हिसाब से 139 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा था। ओडी लेकर जो है सरकार बिजली खरीद फरोख्त करती थी, उसके बाद जो है आम जनता तक वो बिजली पहुंचा करती थी। आज वर्तमान में हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है, 100% रेवेन्यू कलेक्शन है हमारे पास। आज वर्तमान में हमारे पास 400 कलेक्शन तो होगा ही ना। उत्तराखंड में, प्रदेश में बिजली महंगी हो गई सरकार बनने के बाद, तुरंत 2 रुपए के आसपास आपने प्रति दर बढ़ा दिए, तो सर कलेक्शन तो होगा ही ना। महंगाई का जो बाढ़ है वो जनता के ऊपर आएगी ना, और उस बाढ़ में जनता बह जाएगी सीधे तौर पर। बीजेपी सरकार की नीति है 20 रुपए तक, 12 रुपए से लेके 20 रुपए तक सरकार को बिजली खरीदनी पड़ी है, और जो 4 और 5 रुपए में सरकार आम जनता को उपलब्ध करा रही है। तो निश्चित रूप से जो है 4-5 रुपए में सर ये किस प्रदेश की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा सर। दीक्षित जी, मेरे ख्याल से या तो आपके पास आंकड़ा नहीं है या फिर जो है आप बिना आंकड़े की बात करेंगे। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कोई मैं दिल्ली में बैठ के 2 रुपए तो सर आपने सीधे तौर पर बढ़ा दिया, तो क्या इससे पहले बिजली 2 रुपए प्रति यूनिट थी? 4 से 5 रुपए। जब आप जो है 250 यूनिट से ऊपर जाते हैं तो आपको जो है 4 से 5 रुपए की यूनिट खरीदनी पड़ती है। आप सर 2 रुपए तो आपने अभी बढ़ाए ना, 2 रुपए के आसपास जब आपकी सरकार बन गई। 3 रुपए करीब पड़ती है सभी। और इससे पहले क्या 2 रुपए प्रति दर के हिसाब से बिजली थी सर? चलिए सचिन गुप्ता जी थोड़ा सा रिसर्च करके आइए, भास्कर चुग जैसा तब तक जवाब लेते हैं। भास्कर जी। सर, मैं आदरणीय भाई बंसल जी हैं, शायद ये प्रदेश के प्रवक्ता प्रिवन जी, मैं इनसे 2 चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने भी ये बात कही कि 12-13 में बिजली खरीदनी पड़ती है और 4-5 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, आपका यूनिट करेंट 4-5 रुपए ही है। उस बिल के अंदर फिक्स चार्ज कितना है, फ्यूल चार्ज कितना है, इन टैक्स कितना है, दुनिया भर की डिटेल्स और जोड़ दो, बिल टोटल कितना बनता है, पहली चीज। दूसरी बात ये बताइए कि लाइन लॉस कितने % है प्रदेश के अंदर? आपको लाइन लॉस की जानकारी है? और लाइन लॉस यदि हो रहा है तो वो बिना अधिकारी की भ्रष्टाचार के सह के नहीं हो सकता। और अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए अधिकारी जितना जिम्मेदार है, वो अधिकारी जिस नेता की सह पर अपनी सीट पर बैठा हुआ है वो नेता उससे बड़ा जिम्मेदार हुआ करता है। इस प्रदेश के अंदर लाइन लॉस कितना है आप ये बताइए। और जो बिल के अंदर 4-5 रुपए यूनिट के बाद का जो और चीजें आती हैं, ये ग्रीन चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है, और ये फ्यूल चार्ज है, और ये फलाना चार्ज है, ढिमकाना चार्ज है, ये सारे के सारे आप जोड़ के जब बिजली का बिल टोटल देखते हैं तब देखिएगा कितने रुपए यूनिट आपको पड़ रहा है। और इस सारे के सारे आप सीएजी को नहीं मानते क्या? एक सीएजी के बेस पे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो गए, और आज सीएजी की रिपोर्ट उस अधिकारी को दोषी बता रही है, और आप अभी भी कह रहे हैं जांच कराएंगे। अरे अब तक तो जांच के आदेश हो जाने चाहिए थे, और यदि अब तक जांच के आदेश नहीं हुए जनाब तो कृपया आप जांच के आदेश करवा दीजिए। चलिए लौटेंगे आपके पास। राजेंद्र पंत जी। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सचिन गुप्ता जी। भास्कर चुग जी ने तमाम आरोप आप पर जड़ दिए, कहा कि मानते हैं ये दर है लेकिन इसके अलावा भी 4 से 5 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। देखिए, मुझे तो भास्कर जी की बात पर ही हंसी आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि भास्कर जी विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। भास्कर जी, जो मुद्दा जो सामान्य राजेंद्र पंत जी लेकर आए हैं, आपको मुद्दे नहीं लेकर आए, मुद्दे तक आप पहुंच ही नहीं पाए। आप तो बिजली के बिल तक ही पहुंचे हो, आप तो अब तक बिजली के बिल तक पहुंचे हो। सरचार्ज की आप बात कर रहे हैं, जो बिल टैक्स की आप बात बता रहे हैं, जो आप बिल चार्ज की बात बता रहे हैं, वो सब लगाकर ही मैंने आपको बताया जो लगभग 5 रुपए 12 पैसे करीब जो है वो यूनिट बैठती है।
और जो आप इस पे आरोप लगा रहे हैं कैग की रिपोर्ट पे तो आप लोग पहले से बहुत पहले से सवाल उठाते आ रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट तो सरकार की होती है, इसकी होती है, तो आप ही आरोप लगाते आ रहे हैं पहले से। और अगर आप सरकार के खिलाफ कैग इस पे आरोप कर रही है, अगर कैग आरोप कांग्रेस की सरकार हुई तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसकी कैग की रिपोर्ट आप मानने के तैयार थे। चलिए लौटेंगे थोड़ा सा डिबेट के गरिमा बना रखिए आप दोनों लोग, प्लीज थोड़ा सा लौटेंगे सचिन गुप्ता जी, लौटेंगे। चलिए इन दोनों लोगों की आवाज को जरा डाउन कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से नहीं चर्चा होती है। राजेंद्र पंत जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र पंत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए इनको जल्द से जल्द इनको जोड़ने की कोशिश की जाए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है राजेंद्र पंत जी से। चलिए फिलहाल जनता के हितों की बात कोई नहीं करना चाहता और सब अपने अपने में मस्त है, लेकिन इसी बीच इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये बड़ा सवाल इस वक्त का सामने आया है। और फिर सरकार के कानों तक जब ये बात रखनी चाहिए जाती है तो सरकार कहती है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश के प्रबंध निदेशक हैं अनिल यादव, और आखिर जिस तरीके से उनकी प्रमोशन दर प्रमोशन होती रही और उसके बाद उनका विवादों से पुराना नाता रहा है, और अब सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो इतने विवाद हो गए, उसके बाद बावजूद भी प्रमोशन दर प्रमोशन की जाती रही, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बड़ा सवाल बन के जरूर उभरता है कि आखिर सरकार किस नींद में सो रही थी और आखिर इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और प्रमोशन दर प्रमोशन इन्हें उपहार के तौर पर मिलती गई। यानी कि एक तरफ ये भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार सरकार को देते गए और सरकार प्रमोशन दर प्रमोशन इनको देती गई। चलिए एक बार फिर से मेहमानों से संपर्क हो चुका है, भास्कर चुका हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, अभी मैं बात कर रहा था सर, ये 1267 रुपए का बिल है बिजली का, और इसमें फिक्स चार्ज जो है वो 309 रुपए इसके बाद है, 1267 रुपए के बाद फ्यूल चार्ज इसमें 24 रुपए 39 पैसे है, विद्युत कर इसमें 64 रुपए है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से आखिर नियत में खोट और निगाह में नोट, जब ये चीज हो जाती है तो अच्छा से अच्छा इंसान भ्रष्टाचारी बन ही जाता है, और शायद यही हुआ अनिल यादव के साथ, जिसका विवादों में आने के बाद आपको बता दें कि चोली दामन का साथ भ्रष्टाचार के साथ हो गया। यानी कि अनिल कुमार यादव मुख्य अभियंता से प्रबंध निदेशक कैसे बने, ये साफ हो चुका है कि आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार करते गए और प्रमोशन दर प्रमोशन मिलता गया। अनिल कुमार यादव एक ऐसा नाम जिसने उत्तराखंड में झोपड़ियों में बिजली पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन महलों में काली कमाई वो जरूर पहुंची है। तो ये तमाम आरोप हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अनिल कुमार यादव के ऊपर लगे हैं। तो चर्चा पर वापस आते हैं। हम मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र पंत जी की ओर सीधे जाना चाहूंगा मैं। शिकायत करता है आज की चर्चा में अहम मेहमान है राजेंद्र पंत जी। सर, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर ये तमाम खुलासे दर खुलासे कैसे होते गए, और उसके बावजूद भी जो सरकारें रहीं वो कुंभकर्णी नींद सोती रहीं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो।
सर एक्चुअली में दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। हम आप ये लगाइए 2016 से इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए एक मुहिम बनाई हमने, और उस मुहिम के तहत हमने इस संगठन का विस्तार किया। हमने इस प्रदेश में ऐसा संगठन लाने की कोशिश की कि जिस संगठन के चलते इस प्रदेश को बचाया जा सके, इन भ्रष्ट अधिकारियों भ्रष्ट नेताओं से कार्रवाई हो। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस प्रदेश में ऐसी मानसिकता का कोई नेता ही हमें नहीं मिल पाया। आखिर उत्तर प्रदेश की तर्ज पे, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चलिए राजेंद्र पंत जी, मैं थोड़ा सा समय का अभाव मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार दर कैसे हुआ, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा। कार्यक्रम है, हम जो कार्यक्रम करते हैं, हमने सुराज भ्रष्टाचार पोल खोल कार्यक्रम पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हैं, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे पास सर इतने साक्ष्य हैं कि सरकार ठग जाएगी, या तो ठग जाएगी या हमें इतने बधाई के पात्र बना देगी कि हम सरकार के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन हम तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं। एक बार इन भ्रष्ट अधिकारी से, जैसे आपने देखा होगा जब निशंक जी मुख्यमंत्री जी थे, एक अधिकारी के खाते में जब पैसा ट्रांसफर हुआ था तो उसको 40 दिन की जेल कटवा दी थी उन्होंने। आखिर एक बार ऐसे एक्शन तो करें, हम इनको देंगे। हम पूरे भ्रष्टाचार पोल कार्यक्रमों को करते रहते हैं, आगे भी करेंगे और सरकार के साथ में मिलकर करेंगे, सरकार की भी वाहवाही होगी। सर अगर बात की जाए तो अनिल यादव जो हैं उनका कोई नई बात नहीं है जो आप ये आज लेके आए हैं। इससे पहले भी कई बार लगातार विवादों में रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उन पर लग के आए हैं, क्योंकि किस तरीके से आखिर वो उनके प्रमोशन दर प्रमोशन होते रहे और आज वो प्रबंध निदेशक हैं, और इससे पहले भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते रहे। ये कोई नई बात नहीं है। तो सीधे तौर पर यही दर्शाता है कि भ्रष्टाचार करते रहिए, आपके जो दर हैं वो बढ़ती जाएंगी, भ्रष्टाचार की दरें बढ़ती जाएंगी आपकी, और साथ ही आपकी कुर्सी जो है वो थोड़ी सी और ऊंची होती चली जाएगी। अभी तो हमने एक विभाग बताया, का नाम मात्र एक विभाग बताया, इसी विभाग की भ्रष्टाचार है, ठेकेदार और कर्मचारियों के काम कराने के लिए मैं बताऊँ, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, आप शिक्षा में जाइए, स्वास्थ्य में जाइए, कलम आयुष्मान कार्ड के लिए इन हॉस्पिटल के बाहर हमें धरना देना पड़ा। इतना बुरा हालत है। आप ये प्राधिकरण के किसी भी विभाग में चले जाइए, पूरा भ्रष्टाचार है। लेकिन हम किसको कहें, क्या कहें? सरकार तो नतमस्तक हो चुकी उनके आगे, पता नहीं क्या दे रहे हैं, मेरी तो समझ नहीं आता। साहिल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक सही से, चलिए लौटेंगे आपके पास। भास्कर चुग जी, सर अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर होता है तो वो मैं बात करूं तो बिजली विभाग में ही होता है। खंभों से लेकर तारों से लेकर ये जो तमाम चीजें आती हैं, बिजली उपकरण आते हैं, यहाँ तक कि स्विच होल्डर बटन तक, इनमें तक भ्रष्टाचार हो जाता है। तो ऐसे में तमाम सवाल उठना तो लाजमी सी बात है। मेरा इसमें कहना इसलिए है कि अभी अनिल यादव जी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, तो हमें सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि सरकार की छवि का सवाल है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और जीरो टॉलरेंस तब होगा जब सरकार की जो अधिकारी हैं, सरकार के अंडर में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, उनकी छवि अच्छी हो। जब ऑफिसर्स की छवि अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत जो है उसके पद से हटाना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है, सरकार इस काम को करे। क्योंकि जहां तक सवाल आता है लाइन लॉस का, तो लाइन लॉस जो है बिना अधिकारियों की मिली भगत के नहीं होता, और महंगी बिजली होने का सबसे बड़ा कारण भी लाइन लॉस होता है। अब ट्रांसफार्मर खरीद में इतना बड़ा घोटाला सीएजी कह रही है, और पंत जी जो इस मामले की शिकायत करता है, इतने बड़े बड़े जो आरोप लगा रहे हैं, खाते का विवरण दे रहे हैं, तो ये आरोप इस तरह निराधार तो कहे नहीं जा सकते। और यदि इन आरोपों का आधार है तो प्रियव्रत जी सरकार को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में मैसेज जाए। जो भी अधिकारी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर एक सीएम धामी का अलग से बुलडोजर होना चाहिए भ्रष्टाचारियों के लिए। सीधे तौर पर मेरा मानना है, एक अलग से बुलडोजर लाके और सीएम कार्यालय में खड़ा करवा दीजिए, और सीधे वो बुलडोजर सिर्फ उन्हीं के लिए हो जिन्होंने एक पैसे का भी भ्रष्टाचार किया हो। मानते हैं ना सचिन गुप्ता जी इस बात को?
शायद आवाज नहीं पहुंच रही आपकी हम तक। सचिन गुप्ता जी। जी चलिए, इनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाए, जल्द से जल्द जो टेक्निकल खामियां उनको दूर किया जाए। राजेंद्र पंत जी। जी राजेंद्र पंत जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा जाते जाते। जी जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। चलने की जैसी आवाज है जी चलिए, फिलहाल समय का थोड़ा सा अभाव है और घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हुई नजर आती है, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नुमाइंदे उस पर पानी फेरते हुए जरूर नजर आते हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण आज की इस पूरी खास चर्चा में सामने आया। अनिल कुमार यादव जैसे कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे ही जो नुमाइंदे हैं, वो सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर दाग बन के उभरे हैं। और दाग बन के उभरने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीयत है, स्वच्छ छवि है, उसको भी धूमिल करते हुए नजर आते हैं। आज जिस तरीके से आज खास चर्चा में शिकायतकर्ता हमारे साथ राजेंद्र पंत बैठे थे, उन्होंने तमाम चीजें जो साफ की, 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार जो सामने आया है, उस पर आखिर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार क्या करती है, या सिर्फ वो भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ कागजों में ही दबकर रह जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।